नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंड टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार के सियासत में अगले आने वाले कुछ घंटे काफ़ी भारी है। अगले आने वाले कुछ ही घंटों में बिहार के सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है, इतना बड़ा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। बिहार के सियासत में अगले आने वाले कुछ ही घंटों में एक बड़ा खेल होने जा रहा है। वो खेल होने जा रहा है जिसकी उम्मीद शायद आपने किया भी नहीं होगा, लेकिन बिहार के सियासत में अगले आने वाले कुछ ही घंटे काफ़ी भारी है और बिहार के सियासत में अगले आने वाले कुछ घंटे काफ़ी भारी पड़ने वाला है। कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। क्या बिहार में सरकार गिर जाएगी? अगर सरकार गिरेगी तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएगा? बीजेपी के जो सूत्र है उनके जरिए पता चला, अगर आरजेडी सरकार गिराने की कोशिश करता है तो जेडीयू के जो टूटे हुए विधायक, जो बचे हुए विधायक होंगे, उन्हें भी बीजेपी अपने साथ मिलाएगी। इसके अलावा आरजेडी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाह रही है बिहार में। फिर नीतीश को क्यों मिलाया? तो ये सवाल आपके मन में तो आ रहा होगा। तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। नीतीश कुमार के लिए जो डेडलाइन था वो मई 2024 तक पद पर रहने का था। मई 2024 के बाद बीजेपी ऐसे भी नीतीश कुमार को पद पर नहीं रखने वाला था। मई 2024 के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाने वाला है और नीतीश कुमार के पास आखिरी कुछ महीने बचे थे उनके कार्यकाल के, यही 3 महीने। और जैसे ही मई 2024 में नतीजे सामने आते लोकसभा के, उसके बाद नीतीश कुमार को दिल्ली बुला लिया जाता और नीतीश से कहा जाता कि आप दिल्ली में कैबिनेट मंत्रालय ले लीजिए, भविष्य में हो सकता है कि आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन वर्तमान में आपको हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रख सकते। बीजेपी ने बार बार नीतीश कुमार को कहा कि आपके चेहरे पर 2025 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन सारे बातों के साथ एक और मैं बात बता देना चाहता हूं साथियों, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को ये बखूबी मालूम था कि बीजेपी मई 24 के बाद नहीं रखने वाला है। फिर नीतीश कुमार क्यों आए? तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं अनसिक्योर हो चुके थे। नीतीश को ऐसा लगा कि जब वो बीजेपी के साथ बड़ी जीत हासिल करेंगे तो फिर उनके लिए इंडिया अलायंस में दरवाजे खुल जाएंगे और नीतीश कुमार वहाँ से पलटी मार लेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही है, जो लोगों के जरिए खबर सामने आ रही है, इस बार जेडीयू के प्रत्याशियों पर जनता विश्वास नहीं कर रही है और इसी वजह से जेडीयू को ज़्यादा सीटें बीजेपी देने को तैयार नहीं। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ अब बीजेपी 50-50 का फॉर्मूला इसलिए भी नहीं रखना चाहती है क्योंकि 2019 में नीतीश कुमार 71 सीटों पर थे। आज की तारीख में 2024 में नीतीश कुमार की सीटों की संख्या 43 है। तो बीजेपी कह रही है कि जब आपके पास 43 विधायक है तो हम आपको लोकसभा में ज़्यादा सीटें क्यों दे? मतलब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया। उस समय की बात अलग थी, उस समय आपके पास 71 विधायक थे, आप एक मजबूत दल के रूप में थे, लेकिन आज की तारीख में आप तीसरे नंबर की पार्टी है। नीतीश कुमार को बीजेपी 10 से 12 सीटों से ज़्यादा नहीं देने को तैयार है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, नीतीश कुमार को ये बता दिया। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचा और वहां पर 3 बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में भी नीतीश कुमार ने वही कहा कि 50-50 का फॉर्मूला रखते हैं। नीतीश ने एक और फॉर्मूला दिया कि 18 सीटों पर आप लड़िए, 18 सीटों पर हम लड़ेंगे, 4 सीटों को हम चिराग पासवान को देने के तैयार हैं। इसके अलावा बाकी क्षेत्रीय दल है, मांझी जी की पार्टी है, इसके अलावा एक और पार्टी है मुकेश सहनी जी का, उन दोनों को कहीं ना कहीं सीटें नहीं दी जाएगी। और मुकेश सहनी का कोई भरोसा नहीं, वीआईपी का कोई भरोसा नहीं, कब इधर जाएंगे कब उधर आएंगे। इसके अलावा मांझी का भी लगभग भरोसा नहीं, लेकिन मांझी को कैबिनेट में, बिहार के कैबिनेट में मंत्रालय पद देकर कहीं ना कहीं मना लिया जाता। नीतीश कुमार ने 18-18 का फॉर्मूला रख दिया कि 18 पर बीजेपी लड़ेगी, 18 पर जेडीयू लड़ेगी, 4 पर चिराग पासवान लड़ेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान के जो चाचा हैं वो भी एक अलायंस पार्टनर है, लेकिन उन्हें भी नीतीश कुमार सीट देने के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार के इन बातों को बीजेपी ने मानने को तैयार नहीं हुआ और बताया जाता है कि जब प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार मिलने गए तो उन्हें उम्मीद था कि प्रधानमंत्री उसी फॉर्मूले पर बात मनाएंगे और प्रधानमंत्री जी मान जाएंगे उनकी बातें और जो फॉर्मूला नीतीश रख रहे हैं उस फॉर्मूले पर बात होगी। लेकिन सीधे तौर पर कह दिया गया, नहीं, आपको हम ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। 50-50 वाले फॉर्मूला की स्थिति में आपकी पार्टी नहीं है, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है आपकी पार्टी। नीतीश कुमार को जिस बात का डर था
वो कहीं ना कहीं अब टिकने लगा। इसलिए नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि बिहार का विधानसभा को भंग कर दिया जाए। नीतीश कुमार ने यही शर्त लालू प्रसाद यादव के सामने रखा कि बिहार विधानसभा को भंग किया जाए और फिर से चुनाव करवाया जाए। बीजेपी के सामने भी नीतीश कुमार ने यह शर्त रखा, लेकिन बीजेपी भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरी खबर जो बीजेपी के अंदर से आ रही है कि बीजेपी ये शर्त मई 2024 के बाद मानने को तैयार है। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा भंग करने की जो बातें कर रहे हैं उसे हम मानने को तैयार है। उसके बाद मई 2024 के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव करवा दिया जाए या फिर राष्ट्रपति शासन कुछ महीने लगा दिया जाए। उसके 2025 में जब दिल्ली में चुनाव होगा तब बिहार विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा। दोनों ही चुनाव साथ में हो जाएगा, दिल्ली विधानसभा और बिहार विधानसभा का। ऐसी बातें सामने आ रही है कि ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है, या फिर आप दिसंबर नवंबर में जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे विधानसभा के, इसके बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उन राज्यों के साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव करवा दिया जाएगा। मतलब 24 के एंड में हो सकता है जब महाराष्ट्र, झारखंड, अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हो तब बीजेपी नीतीश कुमार की बातें को मान ले और बीजेपी ये कह दे चलिए नीतीश जी हम विधानसभा को भंग करवाने में आपकी मदद करते हैं, अब चुनाव करवा लेते हैं। मई 2024 के बाद बिहार के सियासत बहुत कुछ तस्वीर बदल सकता है। लेकिन तेजस्वी ने पहले ही कह दिया कि खेला तो 12 फरवरी को होगा और उसी दिन नीतीश कुमार के सरकार को गिराने के लिए तेजस्वी ने प्लान तैयार कर लिया। और वो प्लान क्या है वो भी बताते हैं। स्पीकर के जरिए तेजस्वी यादव ने ये प्लान तैयार किया है। खबर ये है कि आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी, जो कि आरजेडी के नेता और वर्तमान में स्पीकर भी हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूँ, 12 फरवरी को विधानसभा में रहूंगा, नियमों के अनुसार सदन की कार्रवाई को संशोधित करूंगा। नियम कहते हैं कि अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के 14 दिनों के अंदर फैसला लेने का हक है। मुझे नोटिस बुधवार को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होने वाला है साथियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि खबर है कि जेडीयू के 17 एमएलए गायब हो चुके हैं और इन 17 एमएलए का फ़ोन कॉल भी ऑफ है। ये 17 एमएलए कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जिस दिन बहुमत देखा जाएगा, जिस दिन सरकार के पास बहुमत है या फिर नहीं ये तय किया जाएगा, उस दिन एक बड़ा खेल हो सकता है। बताया जाता है कि 15 से 20 जेडीयू के विधायकों को आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि आप उस दिन सदन की कार्रवाई का हिस्सा ना रहे, इसलिए नीतीश कुमार एक बैठक बुलाए और सारे विधायकों को एक करने में जुटे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी भी प्लान तैयार कर चुका। अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि नीतीश कुमार के विधायक टूट जाते हैं तो नीतीश कुमार के बचे हुए विधायकों को बीजेपी अपने पाले में लेगी और इसके बाद जेडीयू का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो जाएगा और जेडीयू का अस्तित्व भी बिहार की सियासत में समाप्त हो जाएगा। उसके बिहार में 2 ही दल बचेगा, एक तरफ तेजस्वी होंगे और दूसरे तरफ वो बीजेपी रहेगी जो नीतीश कुमार की उंगलियां पकड़ के बिहार के सियासत में आगे। लेकिन आज वही बीजेपी नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पहुंचा दिया। आज वही बीजेपी ने नीतीश कुमार को उस मुकाम तक पहुंचा दिया। 2020 में जिस प्रकार से नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में पहुंचाया और नीतीश कुमार के सीटों की संख्या घटा दी गई, अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जेडीयू, जहां से जेडीयू को आप ये कह सकते हैं कि जेडीयू समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। अगर नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करवा दीजिए, आज की परिस्थिति में अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए और जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे उस गठबंधन को सीटें नहीं मिलने वाला है। आज की परिस्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी की छवि इस तरह गिर गई कि जेडीयू अगर एक लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि जेडीयू जितने भी सीटों पर लड़े, 10 पर लड़े, 16 पर लड़े या पिछली बार के तरह 17 पर ही लड़ ले, लेकिन जेडीयू के सीटों की संख्या मोदी लहर के बावजूद भी घटेगी और जेडीयू के हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब है और जेडीयू धरातल से कहीं ना कहीं गायब हो गई। इसलिए तो प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आने वाले समय नीतीश कुमार के 20 विधायक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और प्रशांत किशोर की उन बातों को सुनिए और सच्चाई ये है कि धरातल पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार के प्रति लोगों में नाराजगी है, नीतीश कुमार के प्रति लोगों में गुस्सा है, उसका इजहार दिख रहा है। और जब टिकट बंटवारे की बारी है तो बीजेपी ने भी तो स्पष्ट कर दिया, आप तीसरे नंबर की दल है बिहार में, आपको हम 50-50 फॉर्मूला के तहत टिकट कैसे देंगे। और नीतीश कुमार जोर कह रहे हैं कि आप कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ये विश्वास
दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो अब एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन तेजस्वी भी जान चुके हैं और बीजेपी के जो नेता है वो भी जान चुके हैं कि नीतीश कुमार के कदम एक जगह रुकने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को जहां उन्हें बेनिफिट नजर आएगा वहां नीतीश चले जाएंगे और कह देंगे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था गठबंधन में। लेकिन आज की तस्वीर ये है कि नीतीश कुमार बिहार के सियासत में हाशिए पर तो गए, लेकिन अब लगता है उनका जेडीयू समाप्ति की ओर चला गया। जेडीयू का दावा है कि जेडीयू को तोड़ने की शक्ति किसी में नहीं है। एक बात मैं अक्सर कहता था कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे मुख्यमंत्री तब तक जेडीयू को कोई नहीं तोड़ सकता है। नीतीश कुमार जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक उनकी पार्टी को नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि जेडीयू के जीते हुए प्रत्याशी काफी परेशान है। बार बार नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं। जब जेडीयू के प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे तो वो क्या जवाब देंगे कि जिस गठबंधन के साथ अभी हैं उसी गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे या फिर नहीं, इसकी गारंटी शायद वो प्रत्याशी भी ना दे पाए। इसलिए जो प्रत्याशी जिस विचारधारा से आता है, कोई समाजवाद की विचारधारा से आता है तो उसके लिए आरजेडी पसंद है, और कोई राष्ट्रवाद की, कोई हिंदुत्व की विचारधारा से आता है तो वो बीजेपी की तरफ चले जाता है। आने वाले कुछ घंटों में बिहार का सियासत के फिजाए ही नहीं बदलेगा बल्कि जेडीयू का भविष्य को डिसाइड कर लेगा। 12 फरवरी को कुछ नहीं हुआ तो समझ जाइए कि मई 2024 के बाद बहुत बड़ा होने वाला है। मई 2024 के बाद बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर नहीं रखेंगे, और मई 2024 के बाद लिख कर ले लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को पद से त्यागपत्र देना होगा या फिर नीतीश कुमार के पार्टी टूट जाएगा अगर नीतीश मई 2024 के बाद दिल्ली नहीं जाते हैं। अभी जो परिस्थिति है, सीट बंटवारे की, सीट सेलिंग की बात चल रही है, और सीट बंटवारे में भी ये बात स्पष्ट हो रही है साथियों कि सीट बंटवारे में नीतीश कुमार की बातें नहीं सुनी जा रही है। नीतीश कुमार 3 बड़े नेताओं से बीजेपी के मुलाकात करते हैं और 3 बड़े नेताओं ने भी शायद नीतीश कुमार को ये समझा दिया इस बार आपको हम ज़्यादा सीटें लोकसभा में नहीं देंगे। तब नीतीश कुमार बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कह रही है कि हमें अगर लोकसभा में ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगा तो विधानसभा में हमें 125 सीटें मिलना चाहिए। तब बीजेपी की तरफ से जवाब आता है कि नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे तो जेडीयू को थोड़े 125 सीटें मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यह बात कह दिया कि एक दौर में हम जूनियर पार्टनर थे, लेकिन आज की तारीख में बिहार में आप जूनियर पार्टनर है, आपको उतनी ही सीटें मिलेगी जितनी सीटें आप पहले बीजेपी को देते थे। और बताया जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार के जेडीयू को बीजेपी ज़्यादा सीटें नहीं देगी। ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास 2 विकल्प बचता है, वो इंडिया अलायंस में घर वापसी करते हैं या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ें। अकेले दम पर नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार का छवि काफ़ी खराब हो चुका है, ये बातें नीतीश कुमार को भी पता है, और नीतीश कुमार शायद सियासत की सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं और एक महजे हुए राजनेता है। लेकिन शायद लगता है नीतीश कुमार अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपनी सियासत के एक एक करके गलत फैसले ले रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार का ही सियासी जमीन कमज़ोर पड़ रहा है और नीतीश कुमार के बजट को नीतीश कुमार ही समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सीट बंटवारे पर मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूं कि जो बातें मतभेद अभी चल रही है, कुछ सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बन रही। वो सीट हैं कटिहार, भागलपुर, सुपौल का बताया जा रहा है, वहां पर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद चल रहा है। इसके अलावा एक और 2-3 सीटें हैं जहाँ बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बन रही है। जेडीयू चाहती है, और एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू चाहती है पिछले बार की तरह ही 50-50 फॉर्मूला पर इस बार भी सीटों का डिसाइड किया जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पिछली बार आपके पास 71 सीटें थी, लेकिन आज की परिस्थिति में आपके पास 43 सीटें हैं। आज की परिस्थिति में आप बिहार के तीसरे नंबर के दल है। आज की परिस्थिति में आपके पास जो वोट शेयर बचा है वो 22 से 23%। अगर गठबंधन के जेडीयू का कुल अपना वोट बैंक को ही मान ले तो 15 से 16% है। आज की परिस्थिति में आपकी जो वजूद है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। तो आज की परिस्थिति में हम आपको लोकसभा में 50
50-50 फॉर्मूले के तहत 17 सीटें नहीं दे सकते हैं। जेडीयू की तरफ से ये फॉर्मूला पेश किया गया कि 18 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 18 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है, स्पष्ट तौर पे बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि पिछली बार से कम सीटों पर आपको चुनाव लड़ना होगा। मेन मुद्दा कहाँ पर है? भागलपुर और कटिहार के सीट पर है। भागलपुर का जो सीट है वो भागलपुर के सीट से बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा कटिहार जो बीजेपी का ही कर रहा है और कटिहार मजबूत किला है बीजेपी का, तो कटिहार से भी बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। और कटिहार में जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे हो रहा है उसमें जेडीयू के प्रत्याशियों से ज़्यादा लोकप्रियता बीजेपी के कैंडिडेट का है। वहीं जेडीयू का पास ये है कि कटिहार के सीट को बीजेपी जेडीयू के सपोर्ट के बिना नहीं जीत सकता है, क्योंकि सीमांचल की जो राजनीति है, सीमांचल की जो तस्वीर है, यहाँ पर मुस्लिम वोटों का दबदबा है। और इस कारण से जेडीयू ने यहाँ कह दिया कि सीमांचल में 4 सीटों पर तो हम ही लड़ेंगे, भागलपुर में भी हम ही लड़ेंगे। ये बातें जेडीयू ने कह दिया। लेकिन जो बड़ी बातें हैं, बीजेपी की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि कटिहार तो हमारा किला रहा है, कटिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। वही भागलपुर में भी बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। 50-50 फॉर्मूले पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि कटिहार के सीट को जेडीयू देना नहीं चाहता है। जेडीयू ने स्पष्ट कह दिया कि जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट जीते हुए हैं उन सीटों को हम नहीं छोड़ेंगे। और जेडीयू के इसी बात से बीजेपी परेशान हो चुका है। जेडीयू को इसी बात को बीजेपी नहीं मान रहा है। बीजेपी जेडीयू के इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। कह रहा है कि आप तो तीसरे नंबर की पार्टी है, आपको इतने ज़्यादा सीटें कैसे दे दे। लेकिन कहानी ये है कि 12 फरवरी के बाद जब तस्वीर बदलेगी, जब विधानसभा में बहुमत सीट हो जाएगा, अगर सरकार बच गई तो उसके बाद सीटों की फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। और जो खबर हमारे पास आई है, बीजेपी के बीच कुछ सीटों का मतभेद है, लेकिन ये जो समस्या है उसके समाधान 15 फरवरी तक में हो जाएगा। जो हमारे पास खबरें हैं, 15 फरवरी तक सीटों की बंटवारे का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। और बताया जाता है कि बीजेपी ने जेडीयू को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस बार पिछले बार की तरह ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। लेकिन जेडीयू ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जेडीयू को 15 से 14 सीटें दे दिया जाए। अगर 15 सीटें दी जाती है तो जेडीयू को एक सीट तो जेडीयू हारी हुई मान चुकी है। वो सीट है किशनगंज। वहां पर एनडीए का प्रत्याशी किसी भी कीमत में नहीं जीतेगा और वहीं पर जेडीयू को सीट मिलने जा रहा है और जेडीयू उस सीट से लड़ेगा। खबर ऐसी राजनीति पर हम आ रहे हैं। सीमांचल की राजनीति पर जब हम आते हैं तो सीमांचल में मुसलमानों की आबादी भरी है और सीमांचल में बीजेपी 2014 में पूरी तरह से सफाया हो चुका था। सीमांचल में बीजेपी का कटिहार के सीट से भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार गया था। इसके अलावा पूर्णिया के सीट को 2014 में जेडीयू जीत गया था। किशनगंज में कांग्रेस जीती थी। अररिया में बीजेपी जीता था एकमात्र सीट। उसके बाद जब 2019 आई तो बीजेपी ने इन तीनों ही सीटों को जेडीयू के हाथों दे दिया कि आप ही चुनाव लड़िए। 2024 के लोकसभा चुनाव आता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के आने से पहले अमित शाह ने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में क्या तस्वीर आई? उस सर्वे में ये तथ्य सामने आया कि जेडीयू अगर साथ नहीं रहता, जबकि ये सर्वे थी आज की परिस्थिति की नहीं, उस समय ये बातें सामने आई कि बीजेपी के प्रत्याशी कटिहार सीट को हार सकता है। और इस बात के बाद बीजेपी ने जेडीयू को अपने साथ लाया, अपने पाले में लाया। जिन सीटों में 10 सीटें ऐसी थी बिहार में, जो सिटी जहाँ पर बीजेपी के हालात काफ़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन अब जेडीयू जब साथ आ गया तो बीजेपी इन सीटों पर मजबूत हो चुका है। लेकिन बीजेपी चाहता है कि कटिहार जो बीजेपी का एक समय का एक मजबूत किला है, उस किला को जेडीयू को नहीं देने का। जेडीयू के वोट बैंक को मिला दे और बीजेपी के वोट बैंक को मिला दे तो बीजेपी आसानी से कटिहार को जीत सकता है। इसलिए बीजेपी ने कहा कि हम कटिहार से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी कटिहार से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और जेडीयू के प्रत्याशियों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे हो रहा है जेडीयू के साथ आने के बाद, उसकी भी परिस्थिति बता दे तो वहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनकी लोकप्रियता है। मतलब सीधे तौर पे कह दे कि अभी तो इंटरनल सर्वे बीजेपी का चल रहा है और उसके बाद 15 फरवरी के बाद सीटों का बंटवारा भी कर लिया जाएगा। और जो खबर सामने आ रहा है कि बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सीमांचल में हम 2 सीटों पर लड़ेंगे। कटिहार अररिया की सीट पर बीजेपी लड़ना चाहती है, जबकि पूर्णिया और किशनगंज की सीट को बीजेपी जेडीयू के हाथों दे दिया। मतलब सीमांचल में पिछली बार बीजेपी ने 1 सीट पर लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी को सीमांचल में 2 सीटें चाहिए। इसके अलावा भागलपुर में बीजेपी ने दावेदारी पेश कर दिया
कि वो भागलपुर में भी बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब पूरी तस्वीर अगर समझे सीट बंटवारे से लेकर बिहार की राजनीति को लेकर कि अगर जब बिहार में विधानसभा में बहुमत सीट करने की बारी आएगी, अगर उस दिन नीतीश कुमार बहुमत सीट नहीं कर पाते, पार्टी टूट जाती है नीतीश कुमार का, तो उसके आगे का प्लान भी बीजेपी ने तैयार कर लिया, किस प्रकार से सरकार में बने रहना है। और बीजेपी भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद समाप्त हो जाए। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।